नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल न्यू लक्ष्य एकेडमी पर। आज की डे वाइज करंट अफेयर करवाने से पहले कुछ 2 मिनट की बातें आपके साथ करना चाहूंगा। सीटेट स्पेशल, आई रिपीट सीटेट स्पेशल ऑनलाइन एंड ऑफलाइन फ्री बैच चल रहा हमारे न्यू लक्ष्य एकेडमी पर। सीटेट की क्विक रिवीजन करवाई जा रही है, साथ ही साथ 2011 से लेकर 2013-23 तक के जितने भी एग्जाम कंडक्ट किए गए हैं उन सबको सॉल्यूशन करवाया जा रहा है न्यू लक्ष्य एकेडमी पर। आप मिले, आप जाने और अपने लक्ष्य को हासिल करें हमारे साथ मिलकर। तो आइए चलते हैं अगली सीरीज की ओर। आज डेट है 3 अगस्त। कौन सी डेट है? 3 अगस्त 2023। मेन पॉइंट्स पहले आपको डिस्कस करूंगा, बाद में इसकी एक्सप्लेनेशन आपको दी जाएगी। पहला पॉइंट है उत्तर प्रदेश सरकार। कौन सी सरकार? उत्तर प्रदेश सरकार ने यूपी जल पर्यटन और साहसिक खेल नीति 2023 को मंजूरी दे दी है। कौन सी सरकार ने दिया? उत्तर प्रदेश की सरकार ने दिया। कौन सी नीति को? साहसिक खेल नीति को मंजूरी दे दी है। अगला पॉइंट है, सेकंड पॉइंट है, आदि पेरकू उत्सव 3 अगस्त को मनाया गया। कौन सा उत्सव मनाया गया? आदि पेरकू उत्सव मनाया गया। कब मनाया गया? 3 अगस्त को मनाया गया। आगे देखते हैं पॉइंट नंबर 3। विदेश में मरने वाले भारतीयों के अवशेषों को हस्तांतरण करने की सुविधा के लिए ई केयर पोर्टल लॉन्च किया है। 3 मेन बातें हैं। विदेश में मरने वाले जो भारतीय हैं उनके लिए एक ई केयर पोर्टल लॉन्च किया गया हमारे देश की सरकार के द्वारा। आइए आगे जानते हैं। भारतीय अमेरिकी सोहिनी सिन्हा को एफबीआई का विशेष प्रभारी एजेंट नियुक्त किया गया। किनको? भारतीय अमेरिकी मूल के सोहिनी सिन्हा को एफबीआई का विशेष प्रभारी एजेंट नियुक्त किया गया है। पॉइंट नंबर 4। सुब्रतो मुखर्जी स्पोर्ट्स एजुकेशन सोसाइटी ने 2 अगस्त को ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के साथ एक एमओयू हस्ताक्षर किया है। क्या किया? हस्ताक्षर किया। पॉइंट नंबर 5। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 3 अगस्त 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 3 अगस्त 2023 को भोपाल में भारत के लोक और जनजातीय अभिव्यक्तियों के राष्ट्रीय उत्सव उत्कर्ष का उद्घाटन किया है। कौन सा उत्सव है? उत्कर्ष। किन्होंने उद्घाटन किया है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने इसका उद्घाटन किया। आइए आगे चलते हैं। आकाश का पहला रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर भारत डायनामिक्स लिमिटेड ने डीआरडीओ को सौंप दिया गया है। किसको सौंप दिया गया? डीआरडीओ को सौंप दिया। आइए अब इनकी डिटेल एक्सप्लेनेशन जानते हैं न्यू लक्ष्य एकेडमी पर। पॉइंट नंबर 1 हमारा आपको देखने को मिल रहा है। पॉइंट नंबर 1 क्या था? उत्तर प्रदेश सरकार से रिलेटेड। जैसे आप योगी आदित्यनाथ जी को देख पा रहे हैं, तो कौन सी सरकार से रिलेटेड है? उत्तर प्रदेश की सरकार से रिलेटेड है। पॉइंट नंबर 1, उत्तर प्रदेश सरकार ने यूपी जल पर्यटन और साहसिक खेल नीति 2023 को मंजूरी दे दी है। आइए इसके बारे में और जानते हैं। उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने 1 अगस्त 2023 को उत्तर प्रदेश जल पर्यटन एवं साहसिक खेल नीति 2023 को मंजूरी दे दी। यह नीति उत्तर प्रदेश के समस्त अंतर्देशीय भूमि आधारित, वायु आधारित एवं जल मार्गों, बांधों, जलाशयों, झीलों, नदियों, तालाबों एवं समस्त जल निकायों की साहसिक एडवेंचर गतिविधियों पर लागू होगी। तो ये जो नीति जिसको अप्रूवल मिल गई है, कहां लागू होगी? इस पॉइंट में आपको देखने को मिला है। यह नीति राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित तिथि से 10 वर्ष तक वैध होगी। इसकी वैधता क्या है? वैलिडिटी कब तक है? 10 साल तक इसकी वैलिडिटी है। इस नीति के तहत नोडल एजेंसी मंडल स्तर पर साहसिक खेल इकाइयां बनाएंगी। कौन से स्तर पर? मंडल स्तर पर साहसिक खेल इकाइयां बनाई जाएंगी। उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम पूर्व सैनिकों को एडवेंचर स्पोर्ट्स यूनिट में शामिल करने के लिए उत्तर प्रदेश पूर्व सैनिक कल्याण निगम के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर करेगा। नीति जारी होने की तारीख से 60 दिन, कितने दिन? 60 दिनों के भीतर एक विस्तृत एसओपी का गठन नोडल एजेंसी द्वारा किया जाएगा। सरकार ने पर्यटन विभाग के बंद घाटे में चल रहे या असंचालित पर्यटक आवास गृहों को पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड पर संचालित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। यानी पीपीपी मॉडल पे भी आधारित है जो हमारी नई नीति लागू कर दी गई है। कौन सी सरकार के द्वारा? उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो नीति लागू कर दी गई है। आइए आगे चलते हैं।
जैसे कि आप देख पा रहे हो किसी त्योहार के बारे में है ये पिक्चर, देखो आपको बताया जा रहा है कि किसी त्योहार की बात है। तो कौन सा त्योहार है, आइए इसके बारे में थोड़ा बारीकी से समझते हैं। आदि पेरकोत्सव 3 अगस्त को मनाया गया। कब मनाया गया? 3 अगस्त को। कौन सा उत्सव मनाया गया? आदि पेरकु उत्सव मनाया गया। आइए इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। आदि पेरकु तमिल समुदाय के लिए एक शुभ त्योहार है। यह मुख्य रूप से तमिलनाडु में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 1, पॉइंट नंबर 1 पक्का हो गया आपका कि कहां मनाया जाता है आदि पेरकु त्योहार? तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं कि तमिलनाडु में और कौन सा त्योहार मनाया जाता है जो आपकी कृषि से रिलेटेड है? वो मोस्ट 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 इंपोर्टेंट है, एग्जाम्स में आता है। यह त्योहार आदि माह के 18वें दिन मनाया जाता है। आदि पेरक्कू को पेथिनेट्टम पेरक्कू के नाम से भी जाना जाता है। अगर इसका पूरा नाम आ जाए तो दोस्तों क्या इसका पूरा नाम? पेथिनेट्टम पेरक्कू के नाम से भी जाना जाता है। यह मानसून के प्रति आभार प्रकट करने के लिए, यानी मानसून को अपने जितने आदर भाव यानी उनको सम्मानित करने के लिए, वो हमारे सुशोभित करते हैं, तो उनको हम अपना आदर भाव प्रकट करने के लिए मानसून को, इस त्योहार को मनाया जाता है। यह पानी के जीवनदायी गुणों के सम्मान में मनाया जाता है। आदि का महीना तमिलनाडु में मानसून के मौसम की शुरुआत का प्रतीक है। समझ में आया? अब तमिलनाडु की थोड़ी दिशा समझते हैं। यह है तमिलनाडु। अगर आज जो भारत का दक्षिणतम पॉइंट है, मुख्य भूमिका कौन सा है? कन्याकुमारी। कहां पड़ता है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु कौन से घाट पे? पूर्वी घाट पे, पश्चिमी घाट पे? इस तरफ ईस्ट होता है, इस तरफ वेस्ट होता है, तो ये पश्चिमी घाट पे ज्यादा है। कौन से पे? पश्चिमी नहीं, पूर्वी घाट पे। कौन से घाट पे? पूर्वी घाट पे। अब एक चीज जो बारीकी से समझने वाली है, मानसून ऐसे आती है, मानसून की जो दिशा होती है वो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ होती है। अब एक बात हो, अगर ऐसे आ रही है मानसून, तो क्या इस घाट पे बारिश कर पाती होगी? ऐसा कम हो पाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो हमारा पश्चिमी घाट है ना, वो पर्वत वाला है। कौन सा? पर्वत वाला। तो इधर से जो मानसून आ रही है उसके पानी को यहीं गिरा देता है, आगे नहीं जा पाता, तो उसे छाया वृष्टि क्षेत्रफल कहा जाता है, क्योंकि वहां पे वर्षा कम होती है। एक क्वेश्चन आता है तमिलनाडु में वर्षा ज्यादा कब होती है? तो इसका आंसर है लौटता हुआ मानसून या सर्दी की वर्षा कहां होती है? तमिलनाडु में होती है। कहां होती है? तमिलनाडु में। इसे कौन सा तट कहा जाता है? इसे कोरोमंडल तट कहा जाता है। कौन सा तट? कोरोमंडल। और अगर आ जाए पश्चिमी घाट को क्या कहा जाता है? उसको मालाबार कहा जाता है। क्या कहा जाता है मेरे दोस्तों? मालाबार कहा जाता है। आइए आगे देखते हैं। मानसून का महीना बीज और वनस्पति की बुआई और रोपण के लिए फायदेमंद होता है, यानी बीजों के लिए जबरदस्त है। इस आदि मान देवताओं के रूप में प्रकृति मां की पूजा की जाती है। आइए अगले चलते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ। आपको तीसरा पॉइंट हमें बता रहा है, देखो कुछ दिख रहा है आपको यहाँ पे, आकाश एनजी के पहले आरएफ सीकर सौंपने का हस्तांतरण समारोह। आपको कुछ दिखा गया, आइए डिटेल में जानते हैं। आकाश का पहला रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर भारत डायनामिक्स लिमिटेड ने डीआरडीओ को सौंप दिया है। किसको सौंप दिया है? डीआरडीओ। डीआरडीओ की फुल फॉर्म क्या होती है ये भी आपको कमेंट में देना पड़ेगा मुझे। यह बीडीएल के नवनियुक्त अत्याधुनिक सीकर सुविधा केंद्र में निर्मित अगली पीढ़ी का हथियार प्रणाली है। सीकर एक महत्वपूर्ण और प्रौद्योगिकी गहन उप प्रणाली है। इसका उपयोग टर्मिनल चरणों में लक्ष्य ट्रैकिंग के लिए, सतह से हवा में मार करने के लिए, सतह से हवा में मार करने के लिए किया जाता है। मिसाइलों और हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों में भी किया जाता है, यानी ये एयर टू एयर भी अटैक कर सकती है और सरफेस टू एयर भी अटैक करने में इस प्रणाली का यूज किया जाता है। ये इसलिए ही इतनी खास है। आइए आगे देखते हैं। डीआरडीओ के रिसर्च सेंटर इमारत ने आरएफ सीकर को डिजाइन किया है। बीडीएल ने इसे हैदराबाद में बीडीएल कंचन बाग यूनिट में स्थापित करके अपने अत्याधुनिक सीकर सुविधा केंद्र में तैयार किया। बीडीएल के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कमोडोर ए माधवराव, कौन है? माधवराव जी ने रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग के सचिव और डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर समीर वी कामत।
कौन है? डॉक्टर समीर वी कामत को बीडीएल द्वारा अपनी नई सुविधा में निर्मित पहला आरएफ सीकर सौंपा है। बीडीएल में सीकर सुविधाएं केंद्र की स्थापना ने भारत के लिए आरएफ सीकर उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करने को संभव बना दिया है। यानी अब यह काम बहुत आसान हो गया है इस सीकर की सहायता से। आगे चलते हैं। जैसे कि आप आगे देख पा रहे हैं, विदेश में मरने वाले भारतीयों के अवशेषों के हस्तांतरण की सुविधा के लिए ई केयर पोर्टल लॉन्च किया गया है। जैसे आप देख रहे हो ना, अभी भी रसिया के साथ भी यूक्रेन का वार चल रहा है, ऐसे कहीं ना कहीं ऐसे होता रहता है। पता नहीं ऐसे क्यों होता है, लोग क्यों एक दूसरे भड़के हुए हैं। शांति का टाइम है, मजे से जियो और मजे से जीने दो, क्या हो रखा है। लेकिन फिर भी भारत सरकार ने, जैसे भाई जो हमारा अपना है, कोई विदेश में जिसकी हत्या हो जाती है, कुछ भी हो जाता है, उसको इंडिया में लाने के लिए भारत सरकार ने एक पहल की है। उस पहल के बारे में थोड़ा जानते हैं। विदेश में मरने वाले भारतीयों के अवशेषों के लिए कौन सा ई केयर पोर्टल लॉन्च किया गया है? विदेश में मरने वाले भारतीयों के शवों को वापस लाने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए सरकार ने 3 अगस्त को एक ई केयर पश्चात जीवन अवशेष के लिए ई क्लियरेंस का पोर्टल लॉन्च किया है। यह पोर्टल विदेशों में भारतीयों के शवों को वापस लाने में होने वाली देरी से बचने के लिए शुरुआत किया गया है। इस पोर्टल से सेंट्रल इंटरनेशनल हेल्थ डिवीजन नोडल अधिकारी, कंसाइनी और एयरलाइंस को ईमेल, एसएमएस और व्हाट्सएप के जरिए जानकारी मिलेगी। आगे देखते हैं। एयरपोर्ट हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से एक नोडल अधिकारी तैनात किया जाएगा जो 24/7 पोर्टल की निगरानी करेगा। आगे देखते हैं। नामित नोडल अधिकारी आवेदन की जांच कर 48 घंटे के अंदर इस चीज की मंजूरी देगा। आवेदक को 4 दस्तावेजों की स्कैन की गई प्रतियां यानी फोटोकॉपी जमा करनी होंगी। क्या क्या उसमें? मृत्यु प्रमाण पत्र, शवलेख प्रमाण पत्र, भारतीय दूतावास या वाणिज्य दूतावास से एनओसी और मृतक का रद्द पासपोर्ट। ये 4 चीजें मेन है जो उसकी सबमिट की जाएगी। आगे देखते हैं। आवेदन की स्थिति ई केयर पोर्टल पर पंजीकृत नंबर के माध्यम से देखी जा सकती है। यानी आप इसको टाइम टू टाइम चेक भी कर सकते हैं इस पोर्टल के उससे। सरकार द्वारा उठाया गया एक महत्वपूर्ण ये कदम है। आइए आगे चलते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, भारतीय अमेरिकी सोहिनी सिन्हा को एफबीआई का विशेष प्रभारी एजेंट नियुक्त किया गया। ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है। उन्हें अमेरिकी राज्य यूटा के सॉल्ट लेक सिटी में एफबीआई के फील्ड कार्यालय के प्रभारी विशेष एजेंट के रूप में नियुक्त किया गया है। एफबीआई निदेशक क्रिस्टोफर रे, कौन एफबीआई का निदेशक? क्रिस्टोफर रे ने सिन्हा की नियुक्त किया गया, जो आतंकवाद विरोधी जांच पर अपने काम के लिए जानी जाती है। इन्होंने बहुत जबरदस्त काम किया है आतंकवाद के ऊपर। 2001 में सिन्हा एक विशेष एजेंट के रूप में एफबीआई में शामिल हुई थी। उनके उत्कृष्ट यानी अच्छे प्रदर्शन के सम्मान में उन्हें 2009 में एक पर्यवेक्षी विशेष एजेंट के रूप में पदोन्नति मिली और उन्हें वाशिंगटन डीसी में आतंकवाद विरोधी प्रभाग में स्थानांतरित कर दिया गया था। आइए आगे देखते हैं। 2021 में उन्हें वाशिंगटन डीसी में एफबीआई मुख्यालय में एफबीआई निदेशक के कार्यकारी विशेष सहायक के रूप में सेवा देने के लिए चुना गया था। तो जैसे आपको देख पा रहे कौन है? भारतीय मूल की अमेरिकी है, सोनी सिन्हा जी हैं। ठीक है, वेरी गुड। आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है सुब्रतो। देखो, ये स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता हूँ सुब्रतो कब कई बार आता है, कप के बारे में भी आता है। सुब्रतो कप किससे रिलेटेड है? ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में देखने को मिला है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं आसानी से, सुब्रतो कप किससे रिलेटेड है? फुटबॉल से। किससे रिलेटेड है? फुटबॉल से। मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है। आइए आगे देखते हैं। सुब्रतो मुखर्जी स्पोर्ट्स एजुकेशन सोसाइटी ने 2 अगस्त को ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के साथ एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। आइए देखते हैं इस एमओयू में क्या चीजें हैं। जमीनी स्तर पर फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए पहली बार दोनों ने एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। सुब्रतो मुखर्जी स्पोर्ट्स एजुकेशन सोसाइटी 1960 से सुब्रतो कप अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन कर रही है। इस संस्करण से सोसाइटी अंडर 17
लड़कों के लिए सुब्रोतो 11 टीम का गठन करेगी। ये इंपॉर्टेंट चीज है। यह टीम 2023-24 तक आखिरी भारतीय फुटबॉल महासंघ युवा प्रतियोगिता में भी भाग लेगी। AIFF अंतिम दौर की टीमों के कोचों को अपडेट और शिक्षित करने के लिए एक शिक्षा कार्यक्रम का भी आयोजन करेगी। आगे देखते हैं। इंडियन सुपर लीग, इंडियन वीमेंस लीग और आई लीग के क्लब भी सुब्रोतो कप के लिए खिलाड़ियों का चयन कर सकेंगे। तो आपको पता लगा ना, सुब्रोतो जो कप है वो किससे रिलेटेड है? फुटबॉल से। किससे रिलेटेड है? फुटबॉल से। तो इसकी दिशा में एक और कदम उठाया गया है। आगे चलते हैं। आज की हमारी करंट अफेयर का लास्ट पॉइंट आपके सामने आ गया है। ठीक है, ये हमारे भारत की राष्ट्रपति हैं, द्रौपदी मुर्मू जी हैं। ठीक है, इनका जीवन एक आदर्श है। इस देश के लिए जो हर युवा जो है अपने आप में हार चुका है ना, उनके लिए एक आदर्श है। जो भारत का सर्वोच्च पद है वो इस टाइम भारत के लिए आदर्श, हर युवा के लिए। मेरे शब्दों का समझना, गहनता से समझना। आगे चलते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 3 अगस्त 2023 को भोपाल में भारत के लोक और जनजातीय अभिव्यक्तियों के राष्ट्रीय उत्सव, कौन सा उत्सव? उत्कर्ष को उद्घाटित कर दिया गया है। राष्ट्रपति मुर्मू जी ने 3 अगस्त 2023 को भोपाल में अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव 19 का भी उद्घाटन किया। यह आयोजन 3 से 5 अगस्त तक संस्कृति मंत्रालय के संगीत नाटक अकादमी और साहित्य अकादमी के साथ मध्य प्रदेश के सांस्कृतिक विभाग द्वारा आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, इसको आयोजित कौन सा डिपार्टमेंट करेगा, ये आपको देखने को यहाँ मिला। संस्कृति मंत्रालय की साहित्य, संगीत नाटक अकादमी और साहित्य अकादमी के साथ इसको किया जाएगा। उद्घाटन के मौके पर राज्यपाल मंगू भाई पटेल, राज्यपाल कौन है? मंगू भाई पटेल, और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, एमपी की बात चल रही है। कहां की बात चल रही है? एमपी की बात चल रही है। शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद थे। उत्कर्ष उत्सव में देश के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लगभग 800 कलाकार भाग लेंगे। यानी राज्यों से 36 और हमारी यूटी से कितने? 800 कलाकार भाग लेंगे। उनमें से एशिया का सबसे बड़ा साहित्य सम्मेलन है। इसमें 15 देशों की 100 से अधिक भाषाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले 575 प्रतिभागी भाग लेंगे। आइए आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसे कि आपको देखने को मिला है, न्यू लक्ष्य एकेडमी की तरफ से मैं एक बार फिर रिवीजन करवाता हूं कि सीटेट के लिए, आई रिपीट, सीटेट के लिए स्पेशल फ्री और जो हमारे बेस्ट टीचर हैं उनकी सहायता से फ्री कोचिंग का वो चलाया गया है। 20 दिन का क्रैश कोर्स है। आप आओ, टेस्ट अटेम्प्ट करो, और कोई भी दिक्कत हो तो हम बैठे हैं। आपको करना है तो वो हमेशा की तरह जो करना है अभी करना, इसके बाद तो कुछ और करना है। तो आइए आगे चलते हैं अगली सीरीज की तरफ। जय हिंद, जय भारत।